आज के इस शुभ दिवस पर आप सभी का यहाँ पर जो पधारना हुआ है वो आपकी और हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक पुण्य की महिमा है जो यहाँ तक हमें लाई है। मैं भी खुद को पुण्यवान समझता हूँ क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में आना और यहाँ पर अपना अनुभव बताना और कुछ सीखना, यही आज से और आगे से हमारा उद्देश्य रहा है, जो हमें कुछ जीवन के आदर्श व्यक्तियों ने हमें दिया है। तो इसी के साथ उन सबको नमन करते हुए आज के इस बहुत ही पुण्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ काबरा परिवार को। काबरा परिवार यहाँ पर जो कार्य शुरू कर चुके हैं, उस कार्य का उन्होंने जो नींव रखा है वो सालों पुराना है। उस सालों पुराने नींव की आज की ये जो हमें झलक दिखाई दे रही है, उस झलक का फ्यूचर क्या है, इसमें क्या उपलब्धियां हैं और विज्ञान के आधार पर इसको कैसे देखा जा सकता है, इस विषय पर मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा। और मेरा यहाँ का जो अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही है। इसलिए मैंने अभी तक जितना भी इस क्षेत्र में काम करना चाहा है वो जितने हो सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम्पल्स देने के बाद ही ये सारा मेरा प्रेजेंटेशन बनाया है। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो प्रमाणित ना हो। जैसे किसी आरोपी को कोर्ट में खड़े करने के बाद पहले शपथ दिलाई जाती है कि जो कुछ बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, वैसे ही मैं इस मंच से जो बोलूँगा वो प्रमाण के आधार पर ही बोलूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। गीता पर हाथ रख के नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गीता पढ़ी नहीं है। जो गीता पढ़ते नहीं है और उसको जो शपथ दिलाई जाती है वो खोटी भी हो सकती है। मगर मैंने गाय को जाना है, गौमाता को जाना है, मैं ज़रूर गौमाता की सौगंध दे सकता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। और इसके प्रमाण के आधार पर आप कभी भी आज, कल और निरंतर कभी भी हमारे संपर्क में रह के इसके प्रमाण पूछ सकते हैं। आपको सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे, चाहे वो लेबोरेटरी रिपोर्ट के हो, चाहे हमारे इतिहास के, हमारे पुरखों ने दिए हुए एग्जाम्पल्स हो, सभी के। क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो ये मेरा कर्तव्य समझता हूं। बहुत धन्यवाद। मेरा आज का यहाँ का जो विषय काबरा जी ने मुझे दिया था वो पंचगव्य एजुकेशन एंड थेरेपी, पंचगव्य शिक्षण और पंचगव्य चिकित्सा। तो इस मेरे व्याख्यान में मैं ये कोशिश करूँगा कि एजुकेशन की क्या ज़रूरत है पंचगव्य की, और चिकित्सा जो हो रही है आज की तारीख में उसकी क्या स्थिति है। तो पंचगव्य एजुकेशन और चिकित्सा ये मुख्य विषय रहेगा। और इसी तरह मैं चिकित्सा विषय में कैंसर के लिए पंचगव्य कितना उपयोगी है उस विषय में भी जोर देने का प्रयास करूँगा। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, एक तरफ गाय है और एक तरफ तुलसी है। हमारे पुरखों ने जो भी रिसर्च किए हैं वो कुछ चंद शब्दों में कहे हैं। आप कोई भी रिसर्च पेपर उठा लीजिए, उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है कम से कम आधा पेज का। वो पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ, इस 100 पेज का, 200 पेज का जो रिसर्च वर्क है उसका एब्स्ट्रैक्ट ये है। मगर हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें जो एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे संस्कृति के, हमारी गाय के और हमारे तुलसी के, वो एक एक लाइनों में भी पढ़ाए जा सकते हैं। वो लाइन है, जिस घर तुलसी और गाय उस घर वैद्य कभी न आए। जिस घर तुलसी और गाय उस घर वैद्य कभी न आए। ये बात समझने के लिए ऋषियों ने और हमारे पुरखों ने सालों मेहनत की, तब जाके ये एक वाक्य लिखा। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से ही ये सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे जाते हुए मेरा इस व्याख्यान का टोटल जो कंटेंट है वो इस प्रकार है। पंचगव्य एजुकेशन और
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आज का भारतीय ज्ञान जो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है वो, और आज का हेल्थ सिनेरियो, भारत आज किस कगार पे है चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा रहेगा अल्टरनेटिव मेडिसिन्स और पंचगव्य इन भारत। तो मैंने जानबूझकर भारत और इंडिया शब्द यूज़ किए हैं। आपको आगे से पता चलेगा कि भारत कब यूज़ करना है और अपने लिए इंडिया कब यूज़ करना है। उसके बाद आएंगे अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स, माने इस क्षेत्र में हमने अभी तक क्या क्या पाया है और आगे क्या क्या हमारे उद्देश्य है। उसके बाद आएगा पंचगव्य थेरेपी, उसका इंट्रोडक्शन और उसका यूजफुलनेस एंड रिजल्ट्स, और कैंसर एंड पंचगव्य, माने इस क्षेत्र में एक एग्जाम्पल लेकर कैंसर जैसी बीमारियों का हम ये तय कर सकते हैं कि हाँ, अगर कैंसर में ये इतना काम कर सकता है तो और व्याधियों में हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो कैंसर जैसी बीमारी, भयानक बीमारी का भी इसमें जो इलाज अगर हो सकता है तो क्यों ना बाकी रोगों में इसका लाभ लिया जाए। आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर एक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया है जो कृतज्ञ होता है वही पुण्यवान होता है। कृतज्ञता है पाप आणि कृतज्ञता है कृतज्ञता है पुण्य आणि कृतज्ञता है पाप। ये मराठी का ये हमारा एक सुविचार है। जो कृतज्ञ होता है, जो थैंकफुल होता है वही पुण्यवान है, और जो कृतज्ञ होता है माने जो आपके अभी तक के आयुष्य क्या जो आपको लाभ मिला है उन सभी महापुरुषों को जो याद नहीं करता वो कृतज्ञ है। वैसे ही यहाँ तक आने के लिए मेरे जीवन में जिन महापुरुषों का सहयोग है उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उनको मैं याद करना चाहता हूँ, और उनके ही माध्यम से यहाँ पर आकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ। उनके कुछ काम है जो प्रत्यक्ष चिकित्सा के रूप में, प्रत्यक्ष गौमाता के रूप में लिंक्ड है। तो सबसे पहले मैं देना चाहूँगा कि मेरे आज के लाइफ में जो हीरो कहने लायक है और जो फेवरेट पर्सनालिटीज़ है वो कौन है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा अमर हुतात्मा श्री राजू भाई दीक्षित जी, जिन्होंने इस पूरे संसार का, इस पूरे जीवन का सार बता दिया, जो सार आज तक किसी ने भी वैज्ञानिक रूप से नहीं बताया था। बस उनको जानने के लिए, समझने के लिए मैंने अभी तक प्रयास किया है और निरंतर प्रयास करूंगा। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम मेरे शरीर की हत्या करवा सकते हो पर विचारों की हत्या नहीं। माने हमारा विचार जो सुंदर होता है उस सुंदर विचार को कोई नहीं मिटा सकता। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे सुंदर विचार हमें इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी काम आते हैं। क्योंकि हमारे संस्कृति में कहा गया है आपका एक जन्म नहीं है, अनेक जन्म हैं, और जिस प्रकार आप इस जन्म के पुण्य कार्य अगले जन्म में ले जाओगे वो विचारों के माध्यम से। और वैसे ही जो कुछ पंक्तियाँ कही गई है, देवासुर संग्राम में हमने गौमाता को पाया था, रघुकुल में वह कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था, है भारत की शान हमारी गौमाता, जय हो माँ हमारी गौमाता। तो इस पंक्तियों का वैज्ञानिक रूप क्या है वो मुझे जानने को मिला अमर शहीद श्री राजू भाई दीक्षित जी को। आगे चलते हैं। उनको सुनने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ, माँ का एक प्यारा था, सबको माँ से मिला गया, जो सो गया खुद पर सबको जगा गया। गौमाता के प्रति मुझे जो ज्ञान मिला वो नींद से जगाने का काम किया है, तो राजू भाई ने किया है। उनको सुनने के बाद ही इस ज्ञान में आकर आगे चलकर क्या किया जा सकता है उसका मुझे अनुभव हुआ। तो उनको सुनने के बाद मुझे ये पता चला कि संकल्प क्या कर सकते हैं जो इस प्रकार हो सकते हैं। प्रतिदिन गौरक्षा करूँगा, गोग्रास खिलाऊंगा, पंचगव्य उत्पादों का उपयोग करूँगा, गाय दूध सेवन करूँगा, गोपालक करूँगा, प्रत्येक धर्म कार्य गौ पूजा से करूँगा, और यदि मैं कृषक हूँ तो गोवंश आधारित खेती करूँगा। तो ये सारे संकल्प कब मिलते हैं? जब हमें पूरा ज्ञान मिलता है, और पूरा ज्ञान इतने सरल शब्दों में देने का कार्य जिसने किया है वो राजू भाई ने किया है। उनको मैं शत शत धन्यवाद देता हूँ। ये है टोटल उनका फैमिली जो
उनको रजू भाई बनाने में समर्थ हुआ। जैसे रजू भाई ने कहा था कि उनकी मातोश्री उनको खुद को इस काबिल बनाने के लिए बचपन से क्या करती थी। बचपन से उनको ये सारे माध्यम दिए गए जो गाय को भगवान मानने के लिए सारे प्रेरित थे। तो उनको भी नमन। और हमारी गैया को अब दया और भीख नहीं चाहिए, उसे सम्मान और न्याय चाहिए। तो वो जो न्याय चाहिए तो क्या करना है उसके बारे में भी उन्होंने जो ज्ञान दिया, उसी पर मैं रिसर्च वर्क का काम कर रहा हूँ और यही आगे निरंतर चलेगा। आगे चलेंगे। जो जर्सी और देसी गाय का जो फ़र्क है वो शुरुआत हुई मेरे ज्ञान की जब उन्होंने बताया कि गाय माने जर्सी नहीं है। जर्सी तो गाय है ही नहीं, जो दिखने जैसी है देसी गाय जैसी, मगर है जर्सी वो अलग और देसी अलग। तो जैसे इन छोटे छोटे उदाहरणों से हमें पता चला है, तब जाके आगे रिसर्च वर्क काम में आया है। यही मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा कि जब तक हम साइंस नहीं समझेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखेंगे, तब तक हमें यह ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो विज्ञान के आधार पर दिया है। जैसे उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि सिल्वर और गोल्ड क्या होता है और हम क्यों सिल्वर यूज़ करते हैं और गोल्ड कब यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो ऑर्नामेंट्स है जो सोने के हैं और जो चांदी के हैं। सोने के ऑर्नामेंट्स पहनने का जो क्षेत्र है शरीर में वो अलग है, चांदी का अलग है। तो उसका रीज़न क्या है? तो वो रीज़न है सोना किस क्षेत्र में काम करता है शरीर के, ओरा क्षेत्र में, और चांदी किस क्षेत्र में काम करता है, धरती क्षेत्र में। इसलिए वो दोनों का अलग अलग स्थान है। इतना बारकाई जब गाय के बारे में हमें अगर मालूम पड़ेगा तभी आगे इसमें और काम करने का बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छा प्रेरणा मिलेगा। तो आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में काम करते करते चलो गाय की ओर और चलो आनंद की ओर, इसी को प्रेरणा लेकर हमारा हैदराबाद में आनंद पंचगव्य गुरुकुलम शुरू हुआ। और इस गुरुकुलम को नाम हमने आनंद पंचगव्य दिया है क्योंकि आनंद हमें अनुभव हो रहा है। गाय के नॉलेज से आनंद अनुभव हो रहा है और आगे भी आनंद अनुभव हो जाएगा। आगे हैं मेरे दूसरे आदर्श सद्गुरु वामनराव पै। आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के हैं और उन्होंने दिया है मंत्र। एक मंत्र दिया है जो तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, माने यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ युअर ओन डेस्टिनी। और उनका इस क्षेत्र के प्रति, गाय के प्रति और पर्यावरण के प्रति इतना गहन अध्ययन है कि उन्होंने कहा है पर्यावरण हाथ परमेश्वर, माने एनवायरमेंट इज गॉड, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला गौ माता से बढ़कर कोई नहीं है। एनवायरमेंट अगर बिगड़ भी जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई है तो वो गाय है। प्रकृति पृथ्वी की अगर बिगड़ भी जाए तो उसको सुधारने का काम वो होता है गाय से ही। इसीलिए मैं उनको याद करना चाहता हूँ इस विषय पर कि जितनी बारकाई से संतों से हमें मिलता है कुछ वाक्य जो बहुत ही हमें आगे जीवन में कहीं पर लिंक करना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। तो जो थॉट्स है, थॉट पोल्यूशन को ठीक करने के लिए भी उन्होंने कहा है जो हम प्रार्थना करते हैं, जो विचार करते हैं, वो अगर शुद्ध है तो ही हमारे जीवन में शुद्धि आती है। तो हम पॉजिटिव थॉट्स को अगर ले चलेंगे तो वो हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे। पॉजिटिव थॉट्स कब आएंगे? जब गाय का पंचगव्य हम यूज़ करेंगे तभी। ये साइंस की बात है। आगे आता है ये मराठी में है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। एकमेकांना सुखी करण्याच्या प्रयत्नातच खरे सर्वांना सुखी होण्याचा राजमार्ग आहे। माने हम अगर एक दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न करेंगे तो ही सब सुखी हो जाएंगे। तो ये गहन बात हम गौमाता से ही सीख सकते हैं क्योंकि गौमाता अपने जीवन में कभी भी खुद से बीमार नहीं पड़ती। वो खुद अपना स्वास्थ्य मेंटेन करती है तब जाके हमें अच्छे गव्य देती है। तो ये इसमें लिंक होता है। आगे चल के इनका एक शुभ प्रार्थना होता है, वो हैप्पी थॉट्स की खान है। आगे चलेंगे। इनका जो एक सबसे बड़ा वाक्य है चेंज थॉट्स टू चेंज योर डेस्टिनी, इसका भी अनुभव ज़रूर आपको मिलेगा। आगे है हमारे तीसरे आदर्श एडवोकेट राम तीर्थनकर। ये है अपर्णा राम तीर्थनकर जी, जिनको सुनकर ये लगा
कि हमारी जो स्वास्थ्य की कल्पना है वो हॉस्पिटल तक ही मर्यादित नहीं है। स्वास्थ्य हमारा शुरू होता है हमारे घर से। हमारे घर की अगर स्वास्थ्य ठीक है, घर के रिलेशन की स्वास्थ्य ठीक है, तो आगे जाकर हमारा परिवार और हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। टू बिल्ड अप द हेल्दी रिलेशंस एंड फैमिली रिलेशंस क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लेख दिया था और उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब तक आप दूसरों के लिए काम नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अच्छा आनंद नहीं मिलेगा। माने यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है, जर तुमच्यामुळे एखाद्याच्या डोळ्यात पाणी आले तर ते जीवन व्यर्थ, जर तुमच्यासाठी एखाद्याच्या डोळ्यात पाणी आले तर ते जीवन सार्थ। इसका मतलब है अगर आपकी वजह से किसी के आंखों में आंसू आए तो वो जीवन वेस्ट, और आपके लिए अगर किसी की आंखों में आंसू आए तो वो जीवन श्रेष्ठ। तो इसी विषय को लेकर हम समझ सकते हैं कि आंखों में पानी आने वाली जो बात है वो हम गौमाता से सीखना चाहिए। कितने भी कष्ट में होकर वो खुद सह सकती है, मगर हमारी आंखों में आंसू ना आए इसके लिए गौमाता का कार्य है। और हमारे हिंदुत्व को रक्षण करने के लिए हमारी नारियों को जो मार्गदर्शन दिया है उसमें बहुत अप्रतिम उल्लेख है एडवोकेट राम तीर्थंकर जी का। इन सब महापुरुषों ने मुझे क्या दिया, तो इन सब महापुरुषों ने मुझे ये दिया। देखिए, गाय जीवन में दो प्रकार से यूज़ होती है आज की तारीख में। एक है इस गाय से मिलने वाली विविध वस्तुएं जो उसको जानबूझकर मार कर ली जाती है, जो पहली स्लाइड में है। एक गाय को मारने के बाद, जानबूझकर मारने के बाद क्या क्या बनता है, ये एक इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री चलाने के लिए ही गौहत्या होती है। और इन महापुरुषों के संपर्क में आने के बाद ये पता चला कि सुरेश भाई, ये सिर्फ इंडस्ट्री चलाने के काम है, मगर प्रत्यक्ष जो है वो गाय में देवता देखना है। तो ये धीरे धीरे जो संकल्प चेंज हुआ, तो ये सिर्फ जो श्रेय जाता है वो हमारे आदर्श जो है उनको जाता है। आगे चलकर एक बात आई, हाँ ठीक है, अभी भगवान है तो और क्या देख सकते हैं गाय में, तो गाय का एनाटॉमी देख लो, गाय में क्या है। वो एनाटॉमी देखते देखते फिर आगे क्या देखना है, ये देखना है कि गाय देती क्या क्या है। गाय देती है 5 द्रव्य। वो गाय का गोबर है, दूध है, दही है, घी है और गोमूत्र है। तो इन पांचों का मिश्रण होता है पंचगव्य। तो इस पंचगव्य को जब देखना शुरू किया तब जाके पता चला कि वो जो पहली स्लाइड है जो इंडस्ट्री चला रही है वो तो रियल लाइफ नहीं है। ऐसे जाकर एक 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 एक, एक ज्ञान का अंश मिलता गया जो मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। तब जाके पता चला कि ये जो पंचगव्य है उसको समझने के बाद जिसने गाय से नाता जोड़ा, रोग ने उससे नाता तोड़ा। यहाँ तक की सफ़र जब करी तब पता चला कि हाँ, गाय में कुछ है, समझना चाहिए। तो गाय हमें क्या क्या सेवाएं देती है। गौमूत्र से मानव उपयोगी औषधियाँ देती है, प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करती है, गौरक्षा से देश रक्षा होती है, मानवीय गुणों में वृद्धि होती है, गाँव की उन्नति एवं स्वयं रोजगार होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, दूध में और दही में अमृतीय गुण होते हैं और गोबर से उत्तम खाद होता है। अगर इतना सब कुछ मिलता है तो वो इंडस्ट्री क्यों चल रही है जो गाय को ज़बरदस्ती मार कर इस धरती पर चलाई जा रही है। ये समझ लेंगे तब जाकर इस पंचगव्य के क्षेत्र में हमें क्या करना है वो समझ में आएगा। आगे चलते हैं। इस माँ को सलाम करने के लिए माँ बचनी तो चाहिए। अगर माँ को बचाना है तो उसको सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन देना होगा। तो प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? तो प्रोटेक्शन देने के लिए भी हमें एक सबसे ज़रूरी बात समझ में आनी है कि वो प्रोटेक्शन किस चीज़ का है। गाय को बचाने का है या हम गाय को बचाएंगे या गाय हमें बचाएगी। तो गाय को अगर बचाना है तो गाय को सिर्फ हमें समझना है, क्योंकि गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते। इस समझ के लिए आज तक का सफ़र जो हुआ वो वैज्ञानिक हुआ। उसमें आगे जाकर समझने की बात है कि आज की तारीख में हम पंचगव्य की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में, वैद्यकीय क्षेत्र में, एलोपैथी में कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारी उपलब्धियां हैं,
जो आज स्पेशलाइजेशन में बहुत काम कर रही है। तो उस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का सच क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। वो डॉक्टर्स और मेडिसिन के बारे में और टुडेज हेल्थ सिनेरियो के बारे में, और उसके बाद आएगा अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो आज का मेडिकल साइंस का सच क्या है, और वो सच को जानने के लिए हमने परीक्षण किया, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। ये कुछ पुरानी बातें नहीं है, ये सारा जो कलेक्शन है वो सिर्फ 1 या 2 महीने पुराना है, 1 या 2 महीने लेटेस्ट। तो वो क्षेत्र क्या कहता है और वो न्यूज़ हम तक क्यों नहीं आती है, जो रियल न्यूज़ है अबाउट टुडेज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो एलोपैथी भी कह सकते हैं। पंचगव्य एजुकेशन, आगे इसको कंपैरिजन अगर करें तो पंचगव्य एजुकेशन हम प्रमोट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला है ये बेस्ट अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, दूसरा नेचुरल है, तीसरा सेफ एंड टाइम टेस्टेड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रेडीली अवेलेबल है, नो साइड इफेक्ट्स है, जीरो टेक्नोलॉजी से उत्पाद बनते हैं, नो इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो पंचगव्य की औषध बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है ये जानना कि आपको ज़ीरो टेक्नोलॉजी से भी ये उत्पाद बनाए जा सकते हैं, माने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं, कोई बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो अब लेके चलेंगे बात वहीं पर जहाँ पर हम आए थे, एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भारत में कैसे चल रहा है, क्या है उसकी स्थिति। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। भारत में आज की तारीख में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस 420 है, 420 मेडिकल कॉलेजेस, MCI रिकॉग्नाइज्ड। ऑल इंडिया इनटेक कैपेसिटी है भारत में 54,145 स्टूडेंट की। हर साल भारत में 54,145 स्टूडेंट्स MBBS पास होते हैं अगर पढ़ाई करें तो। उसमें जो फेल हो जाएंगे उसका तो आंकड़ा अलग है। अगर पास हो जाए सारे तो कितने होते हैं? 54,145 स्टूडेंट। एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज है, कर्नाटका में 20 और महाराष्ट्र में 24 मेडिकल कॉलेज है। तो MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहता है इस मेडिकल कॉलेजेस को चलाते चलाते आज की तारीख तक 9.2 लाख डॉक्टर्स अवेलेबल है भारत में चिकित्सा करने के लिए, 9,29,000 डॉक्टर्स। और इसमें जो एक्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सिर्फ 80% है, 7.4 लाख डॉक्टर्स। मैंने किसी ने पढ़ाई कर ली और उसको बाद में पता चला कि अरे ये तो पढ़ाई मेरे काम की नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ ली। तो ऐसे डॉक्टरों को अगर निकाल दिया तो उसमें कितने बचते हैं? 7.4 लाख। तो ये आज की भारतीय सिस्टम में मेडिकल की एजुकेशन की ये कॉलेज की स्थिति है। तो आगे चलेंगे, डॉक्टर्स और पेशेंट रेशियो, भारत की जनसंख्या कितनी है और डॉक्टर्स कितने हैं? तो आज की तारीख का भारत का जनसंख्या का विश्लेषण अगर किया जाए तो एक डॉक्टर अगर अवेलेबल है किसी क्षेत्र में तो उसको कितने पेशेंट देखने होते हैं? 1674, 1674। तो 1674 पेशेंट्स है और एक डॉक्टर है। और WHO क्या कहता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 पेशेंट के साथ में एक डॉक्टर चाहिए, मगर पेशेंट कितने हैं? 1674। ये भारत की आज की स्थिति है। और इस क्षेत्र में एवरी ईयर इसी स्पीड से 55,000 ग्रेजुएट्स और 25,000 PG डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। तो ये आज की स्थिति है। आगे चलेंगे, MCI जो कहता है उसका अगर विश्लेषण करें तो भारत की स्थिति वियतनाम, अल्जीरिया और पाकिस्तान से भी बदतर है, क्योंकि वियतनाम और अल्जीरिया और पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा अच्छी स्थिति है मेडिकल क्षेत्र में। तो ये है इस क्षेत्र का सच्चाई। ये और एक बात MCI डिक्लेयर करता है, देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू ट्रैक एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ पास्ड अवे डॉक्टर्स एंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और लिविंग आउटसाइड इंडिया। इस क्षेत्र में सारे डॉक्टर्स का डाटा अगर मेंटेन करना है और उस डाटा को अगर हम सही तरीके से निकालें तो एक डॉक्टर और 2000 पेशेंट, ये रियल फिगर आती है इन सबको देखने के बाद। क्योंकि भारत में पढ़ के विदेश जाने वाले डॉक्टर्स उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, और वो ब्रेन ड्रेन को भी अगर इसमें जोड़ा जाए तो
2000 पेशेंट और 1 डॉक्टर। ये भारत की स्थिति है आज की। आगे चलेंगे, प्रेजेंट, फ्यूचर और होप। प्रेजेंट रेशियो अगर ऐसा है तो फ्यूचर क्या है? क्यों ना भारत सरकार ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाती है, क्यों ना ज़्यादा डॉक्टर्स बनाती है? तो ये एक रेशियो है। अगर इसी तरीके से पेशेंट रेशियो रहा तो 1250 पेशेंट हो सकते हैं 2020 तक, और 2022 तक 1075। इसका सिर्फ एक कंडीशन है, मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट पास होते होते जाएंगे, मगर लोक संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। लोक संख्या अगर बढ़ी तो ये रेशो बिगड़ जाएगा। माने MCI कह रहा है कि आप लोक संख्या वृद्धि मत करो, तब जाके ये रेशो मैच हो सकता है। और होप है, इफ वी ऐड 100 मेडिकल कॉलेजेस पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तब जाके रेशो आएगा जो WHO ने मेंशन किया है, और उसको भी लगेंगे 2029 का साल। और उसमें दिया है पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है चलेगा, मगर हर साल 100 मेडिकल कॉलेजेस बढ़ने चाहिए। और भारत सरकार की हर एक रिपोर्ट कहती है कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि हर साल 100 मेडिकल कॉलेजेस ओपन करे और उसमें पढ़ाई कराए। तो ये है सच मेडिकल साइंस का। और इसमें अगर देखा जाए, आज़ादी के समय 23 मेडिकल कॉलेजेस थे और आज 398 मेडिकल कॉलेजेस है, फिर भी ये स्थिति है। और इसमें एक स्थिति पूरे वर्ल्ड के अगर रिकॉर्ड की जाए तो इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन वर्ल्ड दैन एनी अदर कंट्री। भारत जग में किसी भी देश के पास इतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं है आज की स्थिति में जितने भारत के पास है। फिर भी मेडिकल कॉलेजेस की बाहर आने वाले स्टूडेंट के सर्विस की क्या रियलिटी है वो आगे दिखाऊंगा। इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट अंडर 5 डेथ्स इन 2015। एक सर्वे रिपोर्ट है, भारत में 2015 में सबसे ज़्यादा 5 साल के नीचे की बच्चों की मौत हो चुकी है। इंडिया में 2015 का रिपोर्ट है, भारत में 2015 में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में 5 साल के नीचे की बच्चों की मौत हो चुकी है, इतने डॉक्टर्स होने के बाद, इतना मेडिकल सिस्टम होने के बाद। और जो सर्वे होते हैं वो क्लियर रेशो देते हैं, 20% ऑफ इंडियन सफ़र फ्रॉम क्रोनिक डिसीजेस। क्रोनिक, वो चाहे मेट्रो में हो चाहे सिटी में हो, क्रोनिक डिसीजेस 20% लोगों को है। आगे चलेंगे, इंडिया ग्रैम्पलिंग विथ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स, JP नड्डा। पिछले महीने की बात है, उन्होंने जब डिक्लेयर किया कि हाँ हमारे पास इतना भयावह स्थिति क्यों है, तो हमारे पास हेल्थ वर्कर्स नहीं है। तो हेल्थ वर्कर्स क्यों नहीं है, तो मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस बनाने की जब बात आती है तब कहते हैं फाइनेंस नहीं है। तो ये सब सारा चक्र है। तो इसमें आता है 60 मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स। ये 20% तो क्रोनिक डिसीजेस है, और उसमें 80% और 60% क्या है, इसमें है मेंटल डिसऑर्डर्स। आगे है गवर्नमेंट एक्टिंग टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। तो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स भरने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। क्या काम कर रही है, उसके अगेंस्ट कैंसर भी बढ़ रहा है, तो ये भी न्यूज़ है। इसके बाद आता है, खुद JP नड्डा कहते हैं कि भारत को आज की तारीख में 5 लाख डॉक्टर्स की ज़रूरत है, 5 लाख डॉक्टर्स। और इस शॉर्टेज को कम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जब कोई न्यूज़ आती है भारत में, किसी क्षेत्र में कुछ हादसा हुआ, जैसे 2 महीने पहले एक हादसा हुआ था बिहार में, एक गरीब किसान की पत्नी बीमार हो गई, वो हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद सुविधा मिली नहीं मिली, और एडमिट होना पड़ा नहीं होना पड़ा, और उसको घर लेते आने की जब बारी आई तब उसकी बॉडी हाथ में आई, और उस बॉडी को ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिली, तब उसको कंधे पे उठाकर ये किसान घर लेके जा रहा है। तो ये है आज का सच, जो मेडिकल साइंस में अचीवमेंट बोलकर इस न्यूज़ में मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेडिकल साइंस हमारा है जो हमारे सुविधाओं की ये स्थिति ला रहा है। आगे है, इस सुविधाओं को और बढ़ाना चाहेंगे तो इस क्षेत्र में MBBS पढ़ना है। MBBS पढ़ने के लिए कितनी फ़ीस पे करनी है,
तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है अगर एमबीबीएस आपको पढ़ना है तो कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए फीस है। तो ये व्यवस्था कैसे चलने वाली है? अगर हमें इस क्षेत्र को, मेडिसिन क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो उस क्षेत्र को जब कॉमन पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि न्यूज़ बताते हैं कि इतने सारे भयावह जो एग्जाम्पल्स है वो सिर्फ अमीरों के घर की बात है, गरीबों की नहीं। आगे चलेंगे, समरी क्या है? तो इस इलीगल कैपिटाइजेशन ऑफ फीस इन मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ सर्विस इनएडिक्विटी इन अर्बन एंड रूरल एरिया एंड डिसकनेक्ट बिटवीन पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन इन दोनों का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। और ये रेशो अगर देखा जाए, 6 स्टेट है भारत में जिसमें 31% पॉपुलेशन है, वहाँ पर 58% मेडिकल कॉलेजेस है, और दूसरे कुछ कॉलेजेस है जो 21% एमबीबीएस सीट्स वहाँ पर है, जहाँ सिर्फ 8 स्टेट का 46% पॉपुलेशन है। माने ये जो रेशा देखा जाए तो वितरण जो है मेडिकल साइंस के डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी अनइक्वल है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स और ये सिर्फ राजकारण है, जहाँ जिस स्टेट में ज़्यादा पावर वहाँ ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस, और जिसमें कुछ पावर नहीं वहाँ कम मेडिकल कॉलेजेस। पब्लिक के हेल्थ की कुछ लेन देन नहीं है। समरी जो आती है इसमें पूरे भारत का अगर सर्वे किया जाए तो इंडियाज पुअरर स्टेट have health indicators that are worse than many nations poorer than them। भारत से गरीब जो देश है वहाँ पर भी अच्छी स्थिति है हेल्थ की, जितनी भारत में आज दिखाई देती है। और इंडियाज हेल्थ केयर स्पेंडिंग इज लोएस्ट अमंग ब्रिक्स कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बाकी सारे कंट्रीज़ में जितना मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है उस मेडिकल एक्सपेंडिचर में भारत सबसे कम एक्सपेंस करता है। तो ये है रियलिटी भारत के मेडिकल साइंस की। आगे चलेंगे तो ये मेडिकल सिस्टम जो है हमें दे रहा है ऐसे रिजल्ट जो हमें इस स्लाइड के द्वारा पता चलेंगे। एजुकेशन सिस्टम हमें बस अंग्रेज बना रहा है जो गधों के बराबर है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस जो दे रहा है वो हमें भारतीय संस्कृति का मूल और ज्ञान नहीं दे रहा है, जो भारतीय वैदिक शिक्षा पद्धति स्वामी विवेकानंद को बनाता था और शिवाजी महाराज जी के जैसे महापुरुषों को बनाता था। वो पावर, वो वैल्यू आज के मेडिकल सिस्टम में नहीं है। तो कैसे ये गाय अभी हमें स्वस्थ बना सकती है, कैसे हम ये पंचगव्य का उपयोग कर सकते हैं, यही उद्देश्य है हमारे इस व्याख्यान का। आगे चलेंगे, अब मेडिसिन की तरफ आते हैं। ये हो गया पंचगव्य का बैकग्राउंड जो आज हमें समझना है। तो औषध क्या है, पंचगव्य औषध क्या होना चाहिए? अ ड्रग और अ प्रिपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। माने एक औषध उसी को कहा जाता है जो ट्रीटमेंट करे और प्रिवेंशन भी करे, माने आपकी रक्षा भी करना चाहिए, वही औषधि है। आप खुद देख सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर कहा जाता है, वो इसी कारण। आगे है उसमें सेफ्टी होनी चाहिए, अवेलेबल ऑल द टाइम होना चाहिए, और प्राइस होना चाहिए विच ऑल पीपल कैन अफोर्ड। नेक्स्ट आता है, तो फिर ये सिस्टम अगर हमें अपनाना है तो एलोपैथी सिस्टम जितना महंगा है वो कॉमन पब्लिक के लिए नहीं होता है। तो इसमें बात हम लेके आते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की। जब पंचगव्य की बात आती है तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की आती है, क्योंकि हमें मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन जो है वो अंग्रेजी सिस्टम है, वो हमारा भारत का नहीं है। तो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रेडिशनल मेडिसिन आते हैं, इंडिजिनियस आते हैं, और मोर देन 100 सिस्टम ऑफ मेडिसिन आते हैं। जैसे एग्जांपल, चाइना में एक्यूप्रेशर है, फ्रेंच में मैग्नेटिक हीलिंग है, और भारत में हर्बलिज्म है। तो ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आता है। और सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन है, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, उसकी यहाँ पे लिस्ट दी है, जो एक्यूप्रेशर से स्टार्ट होता है और योगा तक इसका पूरा सफ़र है। ये सारे इंडिजिनियस है, भारत के हैं, और इन सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में वो ताकत है जो आज के एलोपैथी सिस्टम में नहीं है। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। हमें एक वाक्य कहा गया है हमारे बहुत ही पवित्र ग्रंथों में, गव्यम पवित्रम च रसायनम च पथ्यम च हृदयम बलबुद्धिम। इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि पंचगव्य में वो शक्ति है जो भारत के किसी भी और थेरेपी में नहीं है। माने पंचगव्य अपने शरीर के हड्डियों के अंदर तक भी जाकर आपके रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। और यही है एक श्लोक जो
आज की तारीख में अगर हम रिसर्च करना चाहेंगे तो पंचगव्य साइंटिस्ट के लिए पीएचडी का भी विषय हो सकता है, इतना गहरा अर्थ इसमें छुपा हुआ है। तो आगे चलेंगे, इस पंचगव्य में है क्या, ये पंचगव्य काम करता कैसे है। और पंचगव्य का अर्थ है, जैसे मैंने बताया पहले, दूध है, छाछ है, घी है, गोबर है, गौमूत्र है। तो एक एक श्लोक लिखा हुआ है हमारे ऋषि मुनियों ने, वो श्लोक ही बताता है कि उसका कितना गहना अर्थ है और कितनी गहरी उसमें शक्ति है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ के क्या क्या गुण हैं इसमें दिए हुए हैं। छाछ का सबसे बड़ा गुण क्या है, ताज़ा मट्ठा छाछ दिल के रोगियों के लिए बहुत अमृत है। जो भोरही माठ पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि किसे बढ़त है, सब रोग जिर जाए। माने छाछ का अगर सही उपयोग हमने किया तो सब रोगों की वो एक दवा है। ये हमारे ग्रंथों में एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह लिखा हुआ है जो रिसर्च का विषय है आज की तारीख में। जैसे छाछ पीने का समय यहाँ पर बताया हुआ है, जो सूरज उगने से पहले। अगर ऐसे छाछ पिएंगे, विधि पूर्वक बनाया हुआ छाछ, तो उसमें इतनी शक्ति है, सब रोग जिरत जाए। इतना बड़ा इसमें विज्ञान है। और दही के बारे में बनाने की विधि जो है वो समझने की बहुत ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में हम पंचगव्य का जब भी उल्लेख करते हैं तो वो विधि पूर्वक बनाने वाला ही विधि है, उपयोग है। जो विधि है वो क्या है, मिक्सर में बनाने वाली जो विधि है वो विधि आज की आधुनिक विधि है। जैसे दही बनाने के लिए मिक्सर का उपयोग किया और उस मिक्सर को यूज़ करते 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 वो मिक्सर से बना हुआ घी घर्षण के रूप में घी नहीं रहता, ऑयल बन जाता है। और कर्षण के रूप में अगर उसको बनाया तो वो हमारे लिए सबसे उपयोगी है। कर्षण और घर्षण ये दो शब्द है जो समझना बहुत ज़रूरी है। आज की माताओं बहनों को अगर ये ज्ञान मिला तो पंचगव्य का उपयोग सही हो सकता है। जैसे दही बनाने की विधि है, दूध को गर्म करें और सूरज ढलने के तुरंत बाद दूध को दही लगाएं और उस दही का सूरज उगने के बाद, उगने के पहले मंथन करें और उससे घी निकालें, उससे मक्खन निकालें। तो ये जो विधि है, इस विधि से बना हुआ अगर छाछ है तो ये गुण देता है। ऐसे ही आगे चलेंगे, अमृतम क्षीर भोजनम। तो इसमें कहा गया है, रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए फिर रात को, रोग न आवे पास। ये दोहे हैं जो बहुत वैज्ञानिक है, समझने ज़रूरी है। तो गाय के दूध की विशेषताएं इसमें दी हुई है। आयुर्वेद को दूध को सर्वौषधि सार कहा गया है, अर्थात सभी औषधियों का सार दूध है। तो ये समझते समझते हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि नेत्रों की ज्योति वृद्धि एवं विभिन्न नेत्रों के विकार दूर करने के लिए भी धारोष्ण दूध सर्वोत्तम है। माने दूध लेने की जो विधि है वो अगर हमने की तो नेत्रों के विकार को भी हम यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे है गोमूत्र धन्वंतरी। तो अब यहाँ पे विषय आता है, गोमूत्र में धन्वंतरी का वास कैसे है। माने गोमूत्र में धन्वंतरी अगर है, ऐसे अब जब कहते हैं, तब धन्वंतरी कौन थे? आरोग्य के देवता, औषधियों के देवता। उनका वास अगर गोमूत्र में है, इतनी बड़ी बात अगर कही गई है तो इसको समझना ज़रूरी है। तो इस गोमूत्र में है क्या जो उसको इतनी बड़ी उपाधि दी गई है, तो वो आगे देखेंगे। घृतम प्राशम विश्वद्धेति। पृथ्वी पर अगर कुछ अमृत है तो गौघृत, गाय का घृत जो है वो पृथ्वी पर अमृत है। अमृत की व्याख्या अगर की जाए तो वो जो मरने के लिए अभी तरस, मरना जिसके लाइफ में अभी सामने आ गया है और उसको अगर कुछ मिल जाए तो उसके अमृत कहता है। उसको अपना जीवन समाप्त होने को दिख रहा है और उसको अगर कुछ मिल जाए तो उसको अमृत कहते हैं। वही उपमा दी गई है। पृथ्वी पर अगर कुछ है तो अमृत है तो वो गौघृत है। तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें क्या है। और गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है तो इसमें बनने वाली चीज़ें जो है उस सारी चीज़ों का उपयोग करके ही हमें इसको लक्ष्मी का वास कैसे है ये पता चल सकता है। तो इसको भी हमने जोड़ा है हमारे पंचगव्य के विज्ञान में, गोमूत्र और गोबर को कैसे इसमें लक्ष्मी का वास है। तो ये दो शब्द जो हम बार बार बताते हैं,
गोमय वसते लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी। अगर ये एक विषय अगर हमारे सिलेबस में पढ़ाया गया होता तो हमें ये बात आज समझ में आनी है जो कई साल पहले समझ में आ जाती। इसका आगे का विश्लेषण है। तो ये सारा अभी तक कहा गया है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? अगर हम विद्यार्थी हैं, अगर हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हम सबसे पहले मानते हैं कि भाई इसका केमिकल एनालिसिस बताओ, जो आप इसको कह रहे हो कि भाई इसमें इतना कुछ है, क्या है इसमें, इसका लैब रिपोर्ट क्या है, इसका टेस्टिंग किया हुआ रिपोर्ट क्या है। तो इसको टेस्टिंग करने के बाद जो हाथ में आता है वो रिपोर्ट है 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरी रेयर एलिमेंट्स एंड एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो गोमूत्र में है। तो इसको मैं और फोकस करके दिखाना चाहूँगा। पहले 5 जो है वो है नाइट्रोजन, दूसरा सल्फर, तीसरा अमोनिया, चौथा कॉपर और 5वां आयरन। ये 5 है पहले। और उसका केमिकल इफेक्ट्स, जो इफेक्ट ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑन वेरियस डिसीजेस, उसमें पहले 5 मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला है नाइट्रोजन, ये रिमूव्स ब्लड एबनॉर्मेलिटीज एंड टॉक्सिन्स, नेचुरल स्टिमुलेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड एक्टिवेट्स किडनी एंड इट्स डायरेटिक। सबसे पहला गुण अगर समझ में आ गया हमें तो ही काफ़ी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उस रोग उत्पन्न होने में सबसे ज़्यादा अगर कुछ रीज़न है तो शरीर में छुपा हुआ हमारा अनवांटेड जो घटक है वो, उस अनवांटेड घटक को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता अगर किस चीज़ में है तो वो गोमूत्र में मौजूद नाइट्रोजन में। दूसरा है सल्फर। सल्फर सपोर्ट्स मोशन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्लींसेस ब्लड। माने सफाई करने के लिए जितने ज़रूरी घटक है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में गोमूत्र में है। अमोनिया स्टेबलाइजेस बाइल, म्यूकस एंड एयर इन द बॉडी, स्टेबलाइजेस ब्लड फॉर्मेशन। उसके बाद आता है कॉपर का, कंट्रोल्स बिल्डअप ऑफ अनवांटेड फैट्स। अगर किसी को वज़न कम करना है तो सबसे ज़रूरी है समझना कि गोमूत्र में कौन सा तत्व है जो उनके लिए ज़रूरी है। तो वज़न कम करने के लिए हमने बहुत अच्छे परीक्षण किए हैं। हमारे गुरुकुल में, पंचगव्य गुरुकुलम हैदराबाद में, वज़न कम करने वालों की तो लाइन लगी है और बढ़ाने वालों की भी लगी है। ऐसे बात समझिए कि सिर्फ कम ही करते हैं। जिसका वज़न कम है उसका वज़न हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। वो सारे गुण गोमूत्र में हैं। और मैं खुद अपना एग्जांपल दे दूं, जब से पंचगव्य सेवन कर रहा हूं तब से मेरा वेट 65 ±2 kg स्टेबल रहता है। कितना भी ज़्यादा खाऊं या कितना भी कुछ खाना ना मिले। तो ये जो शक्ति है वो सिर्फ पॉसिबल है जब हमारा शरीर संतुलित हो, और वो केवल पॉसिबल है पंचगव्य से। आगे चलेंगे। आयरन Fe maintains balances and helps in production of red blood cells and hemoglobin, stabilizes working power। तो इतने गुण जो है ये सारे गुणों की खान है। और बाकी जो टोटल इंग्रेडिएंट्स है 22 इन ऑल, उसकी लिस्ट आगे है। इसका पूरा मैंने विवरण दिया है। इसका प्रत्यक्ष अगर डिटेल में जाएं तो और समय लगेगा, तो मैं आगे चलूँगा। इसमें लास्ट स्लाइड जो है, इसमें 16 से 22 लास्ट जो है स्लाइड, इसमें ज़रूरी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्रिएटिनिन है जो जर्मिसाइड है। आज हम देखते हैं हमारे आज के वातावरण में जितने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, उस प्रदूषण से बचने के लिए हमें जर्मिसाइड माने इम्यूनिटी बढ़ानी है खुद की, और खुद को, शरीर को इतना स्वस्थ रखना है कि कोई भी जर्म का इफेक्ट हमारे बॉडी में ना हो। तो जर्म का इफेक्ट अगर बॉडी में हो भी गया तो उसको निकालने की क्षमता किसमें है? गोमूत्र में है, क्योंकि उसमें जर्मिसाइड कंटेंट है, क्रिएटिनिन। अदर मिनरल्स है जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो गोमूत्र में इतनी खांड है। अगर इस खांड को अगर हम कंपेयर करें, अगर मैं अपने जीवन के 15 साल के फार्मेसी के नॉलेज को कंपेयर करूं, अगर अलग अलग मेडिसिन बनाने के नॉलेज को कंपेयर करूं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, और ये मेरा अनुभव भी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं है और ना हम ये प्रिपरेशन बना सकते हैं जो गोमूत्र के बराबर हो। गोमूत्र के बराबर के कंटेंट उसमें हो, उतनी पोटेंशियल उसमें हो, उतना स्टेबलाइज्ड फॉर्म उसमें हो, और उतना इजीली अवेलेबिलिटी हो। अगर इस क्षेत्र में पंचगव्य में गोमूत्र की इतनी महत्ता है, तो क्यों हमें ये गोमूत्र का महत्व हमारे फार्मेसी के और औषध निर्माण के क्षेत्र में नहीं पढ़ाया गया? और यही षड्यंत्र हमें समझना चाहिए कि जो हमारे पास सोने की खान है,
उसको गलत ठहराया गया और हमें पढ़ाया गया जो हमें पढ़ाया नहीं जाना चाहिए था। फार्मेसी के 4 साल पढ़ने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल पढ़ने के बाद, 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमारा दुर्भाग्य और मेरा दुर्भाग्य ये कि इस गोमूत्र का एक भी शब्द औषध निर्माण शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। और मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहूँगा जिस क्षेत्र में कोई साइंटिस्ट, कोई फार्मेसी के यहाँ पर काम करने वाले जितने भी हमारे गौभक्त हैं, उनको चैलेंज है कि इस गोमूत्र को, पंचगव्य को कैसे हम फार्मेसी सिलेबस में लाएंगे, कैसे हम औषध निर्माण क्षेत्र में लाएंगे, क्योंकि जब तक ये पंचगव्य औषध निर्माण क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक ये पब्लिसिटी लिमिटेड ही रहेगी। तो आगे चलेंगे। इस क्षेत्र को, पंचगव्य क्षेत्र को अब तक हमने प्रयास करके एक कोर्स के रूप में डालने का एक अभियान छेड़ा है। इस अभियान का नाम दिया है पंचगव्य गुरुकुलम। अगर कोई इस विज्ञान को समझना चाहता है तो आज की तारीख में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है जो ये पढ़ाता है, मगर इस क्षेत्र में काम करने वालों को गोमाता ने सद्बुद्धि दी और उनके द्वारा कुछ कार्य किया। जो राजू भाई की परिकल्पना थी कि गरीब के गरीब घर का भी, किसान का लड़का भी अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ज्ञान का अधिकारी हो और वो ना केवल अपना स्वास्थ्य रखे तो बाकी दूसरों का भी स्वास्थ्य रख सके। तो उसको अगर ये ज्ञान मिलना है तो कहाँ सुविधा है, तो वो सुविधा की जा चुकी है। भारत सेवक समाज से इसका गठन हुआ है जो इस कोर्स को एक मूर्त रूप दे चुका है। मास्टर डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी इस नाम से इस कोर्स को पढ़ाया जा रहा है और इस कोर्स के पूरे जो परिणाम है वो मैं आगे दिखाऊंगा। ये है पंचगव्य गुरुकुलम की कुछ तस्वीरें जहाँ पर भारत के पुरातन क्षेत्र के जितने भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए नियम हैं, उस नियमों को लेकर, उस ज्ञान को लेकर पढ़ाई की जा रही है। और इस पढ़ाई का आपको बताऊं, जो परिणाम आ रहा है वो इतना अद्भुत है कि किसान के घर का भी लड़का ये कोर्स पढ़ रहा है और उसका लाभ ले पा रहा है। इसको एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर MBBS पढ़ना है तो 10+2 में हाईएस्ट रैंक आना है या बैंक बैलेंस रखना है। 2 चीज़ें होनी चाहिए, हाईएस्ट रैंक तो रखो, नहीं तो बैंक बैलेंस तो रखो। इस पंचगव्य के क्षेत्र में यहाँ पर कोर्स करने के लिए कोई बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं और कोई हाईएस्ट रैंक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ अक्षर ज्ञानी इसमें पंचगव्य में ज्ञान ले सकता है। ये यहाँ पे सुविधा हो चुकी है। आगे चलेंगे। ये सारे पढ़कर कर क्या रहे हैं? ये सारे विद्यार्थी पंचगव्य पढ़कर अपने घर में गाय को संभाल कर गाय से मिलने वाले गव्यों के द्वारा औषधियाँ बना रहे हैं। और वो औषधियाँ नेज़ल ड्रॉप से लेकर, जैसे उत्तम माहेश्वरी जी ने बहुत सुंदर तरीके से आपको सुबह कहा कि गाय का, देसी गाय का घी नाक में डालने से क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो आपके सबके मन में ये प्रश्न आ गया होगा कि भैया मिलेगा कहाँ, इसको देगा कौन? हमारे पास तो एक तो दूध आता है, वो कैसे आता है मालूम नहीं, उसका तो हम बनाएंगे नहीं घी, मगर ये देने वाला कौन है, कौन बनाएगा? तो इसी व्यवस्था के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। और किसान के घर में ही गाय है, वही गाय जो चरने जाती है उसी का ही विधि पूर्वक पंचगव्य लेकर जो बनाते हैं, ये सारे हैं गव्य सिद्ध। और इस कोर्स को पूरा करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि गाय हमें पाल रही है, क्योंकि इसके अद्भुत परिणाम आ रहे हैं। तो एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, यहाँ पर फोटो में दिया हुआ है। एक तरफ है गोसेवा वर्ल्ड जो सारे प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध करा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है, जैसे इन कंपनियों के साथ में रहकर हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ है एक फ़ोटो है, एक महिला है वो प्रोडक्ट्स लेके बैठी है, उसके पास जो ड्रेस है वो गव्य सिद्ध का है। इस महिला का मैं परिचय देना चाहूँगा। ये महिला है, किसान महिला है, जो सिर्फ अक्षर ज्ञानी है और जिसने 2 साल पहले ये कोर्स किया है, पंचगव्य समझा है और इसको समझने के बाद औषधि निर्माण चालू किया है। और औषधि निर्माण करते करते अब
उस महिला के पास समय नहीं है कि मैं और औषधि बनाऊं और पेशेंट को देखूं। जैसे एक सर्वे बनाया गया था, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी अगर प्रामाणिकता से प्रैक्टिस करे तो एक दिन में 50 से ज़्यादा मरीज नहीं देख सकता। तो यही स्थिति पंचगव्य डॉक्टरों की आ गई है कि उनके पास अब पेशेंट की लिस्ट बढ़ती जा रही है मगर उनको समय नहीं मिल रहा है। इतना स्थिति पंचगव्य डॉक्टरों को मिल रहा है क्योंकि औषधियों में गुणवत्ता है। हम नहीं मानते कि यह हम कर रहे हैं, पंचगव्य औषधियों में क्वालिटी है, पंचगव्य औषधियों में चमत्कार है और उसी का ये परिणाम है कि गरीब के गरीब घर की भी महिलाएं इसमें इतना अच्छा काम कर रही है। और ये महिला है महाराष्ट्र सातारा की। इनका अगर आप खुद औषधियों का भी उपयोग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। वो खुद के घर में 5 गाय रखकर उनको देखभाल कर कर वहाँ से औषधियाँ बनाती है। उनके पास आज की तारीख में 35 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स घर में बनाने की सुविधा है विथ ज़ीरो टेक्नोलॉजी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। और यही जब हम करेंगे तभी आगे जाकर हमें इसमें आगे काम करने को मिलेगा। तो ये गव्य सिद्ध, पंचगव्य गव्य सिद्ध और क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये छाछ, जैसे हमने कहा कि ये छाछ अमृत है, तो हमारे गव्य सिद्ध जो है वो इस क्षेत्र में जहाँ मिले वहाँ चांस ले लेते हैं। जैसे अगर बहुत ही गर्मियों का समय आ गया तो वो छाछ अवेलेबल कराने के लिए सिटी में जाते हैं। ये तस्वीर है राजस्थान की, हमारे गव्य सिद्ध है अजीत भाई, ये जयपुर की तस्वीर है। और यहाँ पर हम जो गव्य बनाते हैं वो गव्य बनाने के बाद, मक्खन निकलने के बाद वो छाछ का करना क्या, तो हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है करना क्या, हमारे पास उत्तर है इसको कैसे प्रमोट करना और कैसे इसको उपलब्ध कराना। तो हमारे गव्य सिद्धों की छाछ बस आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है, चाहे 50 लीटर हो या 100 लीटर हो। माने ये बताकर समझने की कोशिश ये मैं करना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। आगे ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हम कुछ ऐसे चार्ट्स बनाए हुए हैं, इतने सरल है कि पढ़कर भी कोई समझ सकता है कितना आसान है ये। जैसे बाहरी जो गुण है उसको देखकर भी हम समझ सकते हैं कि इस प्रत्यक्ष रोगी को हुआ क्या है। उसकी पूरी सिलेबस में सारी नोट आती है, तो उसको चार्ट के रूप में बनाया गया है। कोई मोटी सिलेबस नहीं, कोई समझने के लिए समय नहीं। और इस क्षेत्र में जो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पार्ट आता है वो इतना सरल बनाया गया है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग कब और क्या कार्य करता है और उस तरीके से हमें कौन सा गव्य लेना है, कौन सा गव्य कब अच्छा काम करता है और उसको कौन से अंग को कितने बजे लेना चाहिए, तो उसमें ये पूरी सुविधा है। अब ये सारा नॉलेज जो है ये भारत में प्रसारित तो हो ही रहा है, मगर भारत के बाहर भी इसका जिक्र हो रहा है, जो जिक्र हमें इस न्यूज़ के माध्यम से पता चल सकता है। लंदन के दुकान में गाय का यूरिन बोतलों में भर के बिक रहा है। ये न्यूज़ कुछ पेपर छपाते हैं मगर हम तक ये न्यूज़ नहीं मिलती और हम इसको आदर्श मानकर आगे कुछ करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जब ये न्यूज़ आती है तब समझना ज़रूरी है कि वहाँ पर जो गोमूत्र मिल रहा है वो कौन सी गाय का है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये गाय नहीं है, ये सुअर है, फिर भी इसको न्यूज़ बनाया है। अगर इस गाय के गोमूत्र को पिया जाए तो भारत की गाय के गोमूत्र को पीने के बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं उतने तो इसमें नहीं आएंगे, और ना भी आए तो भी हम सही मान सकते हैं। तो अगर लंदन की शॉप में गोमूत्र बिक रहा है और वहाँ पर भी उनको रिसर्च करके समझ में आ रहा है गोमूत्र अच्छा है, तो हम क्यों ना इस क्षेत्र में उतरकर कुछ स्वयं रोजगार का काम करें। आगे वहाँ पर वही न्यूज़ आ रही है, जर्सी काउ मिल्क हार्मफुल। जर्सी काउ मिल्क जितना हार्मफुल है वो इसमें भी बताया जा रहा है। तो इसलिए समझ में आए कि आपके पास अगर पैकेट में भी कुछ दूध आ रहा है तो वो दूध अगर देसी गाय का नहीं है तो उसको तुरंत बंद करें, जर्सी का ना लें। आगे हम स्वास्थ्य और धनवान बनना चाहते हैं, गाय कैसे हमें मदद कर सकती है, तो इसको आगे लेने जाने से पहले मैं बता दूं, धनवान बनाने का है तो ज़ीरो टेक्नोलॉजी से बनाए कुछ उपकरण
ये उपकरण खुद डिज़ाइन करे हैं, डिस्टिलेशन यूनिट, जो हमारे घर में हम चावल बनाते हैं। चावल बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है उससे कम मेहनत में हम घर में गोमूत्र का अर्क बना सकते हैं। और उस अर्क को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील के सारे इक्विपमेंट्स लगाते हैं हम, और उसको लगाने के लिए हमने खुद डिज़ाइन किया है। उसमें ओवरहेड टैंक होगा, और आपके किचन में अगर एक स्टोव रखने की जगह होगी तो बस है, वहाँ पर ये सारा इक्विपमेंट रख के आप हर घंटा 1 लीटर गोमूत्र अर्क बना सकते हैं। इतना सरल बना दिया है इसमें। तो ये सारा काम जो चल रहा है इसमें हम देख सकते हैं, एक तरफ स्थिति है कि गाय ट्रकों में भर भर कर लेके जा रही है, और दूसरी तरफ ये स्थिति है हम एक एक गाय को बचा रहे हैं। तो ये क्षेत्र जो है काम का इसी तरीके से चलेगा जब तक हमारा ये ज्ञान सिलेबस में नहीं आएगा और इसके क्वालिफाइड डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। आगे चलेंगे। इस क्षेत्र में पंचगव्य पढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में अलग अलग शिविर हो रहे हैं। हम कैसे इस शिविरों में ज्वाइन करके समझ लें कि कैसे कौन सा गव्य हमें प्रोडक्ट के रूप में बनाना है। भारत में हर एक राज्य में, हर एक जिले में ऐसे गव्य सिद्ध है जो इस ट्रेनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं कि हम आपको बताएंगे कौन से गव्य से कैसे दवाई बनती है, उसको कैसे उपयोग करना है। और यहाँ पर एक स्कीम ऐसे भी चल रही है जो गाय को प्रमोट करने के लिए 2500 रुपये में गाय ले ले और दूध बेचे, गौशाला छोड़कर दूसरी ले आए। माने हर गौशाला भी ये प्रयास कर रही है कि गाय को दुधारू गाय को आप ले के जाइए और बिना दूध वाली गाय हमें दे दीजिए, क्योंकि उसको गोबर गोमूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें और एक स्वयं रोजगार का स्थिति हमने दिया है, वो है काउडंग मेकिंग मशीन्स। और काउडंग जितने भी अग्निहोत्र करने के लिए पात्र होते हैं, उस अग्निहोत्र करने के लिए पात्र को जो सामग्री लगती है उसका जो मशीन है वो बनाने की भी कंपनियां शुरू हुई है, और वो कंपनियां ऐसे छोटे छोटे उपकरण बना रही है जो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। और इसका अगर आपको किसी को वीडियो भी देखना है तो वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे पास वो वीडियो भी उपलब्ध है। तो इस सारे प्रयास को हम ये जानना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे लिए भविष्य बहुत अच्छा है। जब तक हम पंचगव्य को समझेंगे साइंटिफिक रूप से, तब तक हमें ये जानकारी पूरी नहीं मिलेगी, तब तक इसमें इतना सारा एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध नहीं होगा। इसके साथ साथ समय की उपलब्धि के कारण मैं आगे का जो विषय है, जो प्रत्यक्ष पंचगव्य कैंसर में कैसे उपयोगी होता है, उसके बारे में थोड़ा बताकर मैं इस मेरे व्याख्यान का पूर्ण विराम करूंगा। कैंसर क्यों होता है इस विषय में आप सब जानते हैं। कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। तो आप जस्ट एक आपके नज़रों के सामने एक उदाहरण लेके आइए। आपके घर में एक बर्तन है, वो बर्तन किसी पदार्थ को बनाकर यूज़ हो गया है और वो पड़ा पड़ा 2-3 दिन से धोया नहीं है 2-3 दिन से धोया नहीं है, और उस बर्तन को और 2-3 दिन तक आपने देखा नहीं है, तो क्या होगा? उस बर्तन को अंदर से फंगस आना चालू होगा, होगा कि नहीं? उस बर्तन को फंगस क्यों आया? क्योंकि आपने जिस दिन उस बर्तन का यूज़ किया उसी दिन उसको धोया नहीं। सही है ना? जिस दिन बर्तन का यूज़ हुआ उस दिन आपने उसको धोया नहीं। 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, उस बर्तन ने झेला, ठीक है भाई कोई तो आएगा मुझे धोएगा, मगर धोया नहीं मालिक ने, तो 2 दिन तक तो फंगस नहीं आया। तीसरे दिन से फंगस आना चालू हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ, और चौथे दिन में इतना ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ कि वो बर्तन अंदर से दिखता नहीं है, उसके ऊपर पूरा फंगस दिखता है। मगर ये स्थिति पहले दिन थी नहीं थी, दूसरे दिन थी नहीं थी, तीसरे दिन चौथे दिन के आगे से शुरू हुई। यही बात आप समझ लीजिए, बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से बताने की कोशिश हमारे महापुरुषों ने की है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर की गंदगी को डेली साफ नहीं करेंगे, तब तक ये कैंसर रूपी सेल जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की रूप से हमारे सामने कैंसर के रूप में आता है, तब तक वो ख़त्म नहीं होगा। अगर
किसी शरीर के किसी भी भाग में अगर कुछ गंदगी छुपी हुई है तो वो गंदगी हमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने में रिस्पॉन्सिबल है, और कैंसर सेल का फर्स्ट फूड है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में कभी भी कैंसर नहीं आता। और अगर उस बर्तन को साफ करने के लिए डेली हम अगर केमिकल फ्री अगर कुछ ऐसा एजेंट यूज़ करें तो भी वहाँ पर फंगस नहीं फैलता। हमें अगर हमारे दिनचर्या में शरीर के पूरे कार्यों को काम में लेना है और डेली उसको सफाई में लेना है, तो ऐसे तत्वों का सेवन करना चाहिए जो तत्व हमारे शरीर की पुष्टि भी करे और सफाई भी करे। अगर कैंसर को रोकना है तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर की जो वेस्टेज है उसको रोकने ना दें, उसको शरीर में रुकने ना दें। जितना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा उतना ज़्यादा डिसीज़ बढ़ेगा, ये तो सबको मालूम है। कॉन्स्टिपेशन ही जड़ है सबसे ज़्यादा, हर एक रोग की पूरी ताकत उसमें लगती है। कॉन्स्टिपेशन पहले होता है, बाद में सारी समस्याएं आती है। कॉन्स्टिपेशन को अगर ठीक किया जाए, माने बर्तन अगर डेली का डेली साफ किया जाए, तो क्या उसमें फंगस लगेगा? नहीं लगेगा। वही है रोल पंचगव्य का, जो अंदर के सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही होता है कैंसर में। जब कैंसर को हम ट्रीटमेंट के रूप में देखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सफाई का काम हाथ में लेते हैं, जो गोमूत्र के द्वारा होता है। उसके साथ साथ उसमें जो कंटेंट्स है एंटी कैंसरस, वो करक्यूमिन जैसे कंटेंट है जो एंटी कैंसर काम करते हैं। अगर कैंसर को हमारे शरीर में कभी भी फैलने नहीं देना है तो सबसे पहले हमें लगता है कि आप इस गोमूत्र के और पंचगव्य के सेवन से सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को हटाएं और शरीर के अंदर की गंदगियों को हटाएं, जो अंदर से आपको इम्यूनिटी इतना बढ़ाएगा, ऑक्सीजन लेवल इतना बढ़ाएगा कि कभी भी कैंसर सेल का आपके शरीर में खतरा नहीं होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। डिटेल्ड एग्जाम्पल्स बहुत कुछ है जो इस क्षेत्र में हमने अनुभव करे हैं, तो समय के कारण और फिर कभी इस सारे एग्जाम्पल्स को मैं पेश करना चाहूँगा। इस क्षेत्र में अनलिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हमें ये बात बहुत लेट मालूम हुई, इसलिए हम अब आगे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो देरी ना हो, यही हमारी इच्छा है। और इसके साथ इस क्षेत्र को समझने के लिए जब भी मैं कोशिश करूँगा आपसे मिलने के लिए, कैंसर के और डिटेल्स जो रहेंगे उस क्षेत्र में आपके साथ ज़रूर आने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपने सबने इस व्याख्यान को समझने की कोशिश की, और पंचगव्य को आगे बढ़ाने में हम खुद स्वस्थ रहकर अगर दूसरों को स्वस्थ बनाएंगे तो ही अप्रत्यक्ष रूप से गोसेवा होगी, और वही हम चाहते हैं। और इसके साथ साथ आप सबका बहुत आभारी हूँ, काबरा जी का और उनके परिवार का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग और इतना बड़ा सुंदर आयोजन किया। और यहाँ पर पधारे हुए सारे भक्तगणों को एक ही निवेदन है, देर मत करिए गाय को समझने की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। जय गौ माता। धन्यवाद।